देश की मुस्लिम राजनीति पर चर्चा जरूरी बनती है एक बार फिर से, क्योंकि दो घटनाएं सामने आई है। ये दोनों घटना मुस्लिम राजनीति पर असर करेगी, खासकर उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस का मुकाबला सीधा सीधा भाजपा से है, और ऐसे राज्यों के पास, वहां के मुसलमानों के पास कांग्रेस के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। मिसाल के तौर पर गुजरात, कि जहां पे भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यही स्थिति है कि मुसलमान चाहे अनचाहे में कांग्रेस के सिवा किसी और पार्टी की ओर रुख नहीं कर पाता। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में हमने देखा, समाजवादी पार्टी ने 4 नए मुस्लिम चेहरे लोकसभा में भेजे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 5 नए चेहरे लोकसभा में बिठाए। मुस्लिम राजनीति दूसरे राज्यों में पनप रही है। दूसरे पक्ष जो है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, इसमें नए नए मुस्लिम चेहरे आते रहते हैं। कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस में कल भाजपा की प्रवक्ता निगत अब्बास कांग्रेस में आई। बरसों तक मुसलमानों को गाली देने के बाद, गांधी फैमिली को गालियां देने के बाद, मुसलमानों के लिए अनचाहे शब्द, अनिच्छनीय शब्द टीवी पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बोलने के बाद अब वो कल कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस में आते के साथ ही शाम को टीवी डिबेट में वो कांग्रेस का पक्ष रख रही थी। निगत अब्बास नाम मुसलमान है, लेकिन कई लोग और मैं खुद भी उसे मुसलमान नहीं मानता हूँ। इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, लेकिन ये निगत ने 2022 में अपने घर में एक मंदिर की स्थापना की थी, पंडितों से बुला के बाकायदा पूजा पाठ करवाया था, और अभी भी वो मंदिर उसके घर में है। कांग्रेस में इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी आए थे। 2012-13 में फेसबुक पर वो लिखते रहते थे कि मैं कॉलेज बना रहा हूँ, कॉलेज के लिए मैंने ज़मीन ले ली, आज मेरी रजिस्ट्री हो गई। ये सब चीज़ें लिखने के बाद में मुशायरे में उनको दावतें मिलने लगी। लोग बता रहे कि 2.5 लाख रुपये एक मुशायरे का लेते थे, और लोग देते भी होंगे, थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लेंगे तो कॉलेज बनेगा। 2019 में कांग्रेस में आने के बाद तुरंत लोकसभा का उम्मीदवार उन्हें बनाया गया। मुरादाबाद में बुरी तरह चुनाव हारे। थोड़े महीनों के बाद में उनको माइनॉरिटी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, और कुछ महीनों के बाद वो राज्यसभा में आ गए। अब ये निगत अब्बास है। यूपी के अंदर कोई मैट्रिक पास हुए लड़के को आप पूछो कि 1987 के बाद में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी, तो वो 1987 से लेकर के 2025 तक का पूरा हिसाब किताब आपके सामने रख देगा। बंगाल के नवयुवा में इतनी समझ है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि क्यों सीपीआई के बाद में वहाँ के मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को चुना, ममता बनर्जी को चुना, और क्यों कांग्रेस से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। लेकिन गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान ऐसे राज्यों में जब मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं होता है तो वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं। अब निगत अब्बास की आप बात करो, इसके ट्विटर देखिए आप। इसने लिखा है, मदरसों में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है, यानी मदरसों को आम स्कूलों के बराबर लाना जरूरी है। फिर इसने लिखा था, धर्म तो आप अपने घर पर भी सिखा सकते हैं, मदरसों की क्या जरूरत है। और मदरसों में कुछ और सिखाया जाता है। ये इसका एक और ट्वीट है। फिर इसने लिखा था, कट्टरपंथियों ने महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए और खाना बनाने के लिए
मशीन बना दिया है। ये इसके विचार थे। कई सारे इसके ऐसे वीडियो है जिसमें इसने राहुल गांधी से लेकर सोनिया जी से लेकर सभी को भला बुरा इसने कहा था। मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप इसने बोला है, ट्रिपल तलाक के बारे में, शरीयत के बारे में। अब वो कांग्रेस की नेता है। आप इसके कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक मुसलमान व्यक्ति 4 बीवियों के साथ शादी करता है, तब तो ये नहीं कहते कि तुम्हारी एक ऑलरेडी बीवी है, तुम दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी क्यों कर रहे हो? एक ऑलरेडी तुम्हारे घर में है तो तुम दूसरी बीवी से कोरमा, तीसरी बीवी से बिरयानी और चौथी बीवी से शीर खुरमा क्यों बनवा रहे हो? सबके साथ फैमिली प्लानिंग क्यों कर रहे हो? तब आपके मुंह में दही जम जाती है। जब एक बीवी है तो 3 औरतों की जिंदगी और बर्बाद क्यों करते हो? ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कौन सी मोहब्बत की दुकान खोली हुई है जिसमें लगातार हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत ही बेची जाती है। राहुल गांधी का जैसे पेशा हो गया है हिंदुओं को बदनाम कर देना। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी भारत में रहते हैं तो भी भारत के हिंदुओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी यूएस गए तो कहा कि हिंदुत्व तो लश्कर तैयबा के बराबर है। राहुल गांधी सिंगापुर गए तो कहा कि हिंदुइज्म तो भगवा आतंक है। राहुल गांधी ने भारत में चुनाव जीतने की होड़ में तो हदें पार कर दी और मां दुर्गा के प्रतीक शक्ति को खत्म कर देने की बात तक कही। राहुल गांधी ने डेंगी, मलेरिया जिस प्रकार खत्म किया जाता है उस प्रकार सनातन धर्म को इरेडिकेट, खत्म कर देने की बात भी करी थी। राहुल गांधी के नेताओं ने करी थी, लेकिन राहुल गांधी ने कभी इस पर टिप्पणी नहीं करी। और आज तो सदन में खड़े होकर सारी मर्यादा पार कर दी राहुल गांधी ने जब ये कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू 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 कहते हैं वो सिर्फ हिंसा 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 फैलाते हैं, नफरत 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 फैलाते हैं, असत्य 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 कहते हैं। हदें ही पार कर दी है राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ नफरत की। आज शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसकी पुरानी पीढ़ियों से लेके आने वाली पीढ़ियां सिर्फ और सिर्फ लगातार हिंदुओं से नफरत ही कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को, इनका अस्तित्व भारत और हिंदुस्तान की वजह से है, लेकिन आज भी हिंदुओं को गाली देने का काम न जाने किस होड़ में राहुल गांधी किए जा रहे हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ चुनावी रैली तक सीमित नहीं है। ये नफरत राहुल गांधी के परिवार और कांग्रेस पार्टी के दिल में पनपती है। ये दिलों में है उनके। भारत के हिंदुओं के खिलाफ नफरत राहुल गांधी दिल में लेकर घूमते हैं कि मतलब और वैसी साहब इतने समझदार व्यक्ति हैं जो पुराने कौम के लोग वैसी तमाम ऐसे मौलाना तमाम वैसे साहब इतने समझदार व्यक्ति हैं, बाहर से पढ़कर, विदेश से पढ़कर आए हैं, अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, लॉ के इतने समझदार हैं, एडवोकेट हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं, उसके बावजूद अगर वो ऐसी जाहिलों वाली बातें कर सकते हैं तो जो लोग एक मदरसे में बैठकर लोगों को गलत सीख दे रहे हैं वो तो सिखाएंगे ना भैया, क्योंकि मुसलमान औरत आगे बढ़ जाएगी तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आज अगर मैं ये कह रही हूं कि मेरा पति 4 नहीं सिर्फ 1 शादी करेगा, दूसरी शादी अगर करेगा तो या तो सलाखों के पीछे होगा, या मैं तलाक लूंगी तब करेगा, या मैं मर जाऊंगी तब करेगा, तब तो हक है जैसे हिंदू भाई बहन को, हिंदू भाइयों को है। तो मुझे बताओ, अगर आज मैं अपने हक की लड़ाई कर रही हूं तो आपको दिक्कत क्या है? ना ये सिर्फ अपनी बीवियों से नफरत नहीं करते, ये अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से भी नफरत करते हैं, क्योंकि अगर अपने घर की किसी भी औरत से ये प्यार करते ना तो इस प्रकार की नाजायज बातों को ये बढ़ावा नहीं देते। ये लोग आज नहीं, बहुत अरसे से इस प्रकार की जो मैं कहूंगी तकियानुसी बातें हैं, जो छोटी बातें हैं, जो गिरगिट जैसी हरकतें ये करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख क्या, देखिए पांडे जी, क्या होता है ना, उसे तो आप जगाओगे जो सो रहा है, जिसे नींद आ रही है, जो वाकई नींद के नशे में जो सो रहा है, तो आप उसे 1 बार उठाइएगा, 10 बार, तीसरी बार आप झटका दीजिएगा कि जो उठिए। पर जो आंखें बंद करके नाटक कर रहा है सोने का, उसको कैसे उठाइएगा? 100 बार हिला लीजिए, वो जगेगा ही नहीं, वो तो नाटक कर रहा है, उसे तो सोने का नाटक कर रहा ही है। एक कमी है, बहुत बड़ी बात बोलूंगी, और ये रियलिटी है, और ये बड़ा फोकस करके आप अपनी वीडियो में दिखाइएगा, क्योंकि मेरी बहनों को सुनने की जरूरत है। ये किन औरतों पे अपना हक जमा पाते हैं और किन औरतों पे अपने आप को कह पाते कि हाँ, जो ये है ना, जो दबा पाते हैं, ये वही औरतें जो अपने आप को सेकंड मान चुकी हैं कि अगर हम अपने शौहर की, अपने भाई की, अपने पिता की बात नहीं सुनेंगे, भले वो नाजायज भी है, तो हम दोज़ख के आग में जलेंगे, हमें अल्लाह सजा देगा, हम अल्लाह के दीन से अलग हो जाएंगे। यकीन मानिएगा, ये आदमी नहीं है, ये मुसलमान औरत है जो अपने आप को दबने दे रही है। एक बार खड़े होकर तो देखिए, एक बार अपने हक की लड़ाई लड़कर तो देखिए। जब आप लड़ना ही नहीं चाहते तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। आज कोर्ट ने कहा है कि आपको
आपको गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है, जैसे कि हिंदू बहनों को वैसे ही मुसलमान बहनों को भी अपना गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। ये आपकी मर्जी है कि आपको गुजारा भत्ता लेना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से, या आपको शरिया के हिसाब से, ये आपका डिसीजन होगा। होल एंड सोल आप डिसीजन मेकर हैं। यहां पर औरतें कह रही हैं नहीं जी, कुछ औरतें हैं ऐसी, मुसलमान मेरी बहनें हैं जो बेचारी ना समझ है, पढ़ी लिखी नहीं है, उस माहौल से आती हैं कि उन्हें लगता है कि पति के खिलाफ चले जाएंगे, भले नाजायज बात भी हो, लेकिन तो भी अगर चले जाएंगे तो दोजख की आग में जलेंगे और अल्लाह हमें पता नहीं कितना बुरा कर देगा हमारे साथ। मतलब मेरा अल्लाह इतना छोटा है क्या? वो आज खड़े होकर ये कह रही हैं कि हाँ जी मेरा हक है, मेरा कानून है, मेरी कौम है, मेरा इस्लाम है, इससे बढ़िया तो कहीं औरतों को हक ही नहीं मिला, तो तुम कैसे सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है? वो ये कह रही हैं शरिया लॉ में हिजाब पहनना या ना पहनना ये औरत का राइट है। जब आपको ये राइट मिल रहा है कि आप चूज कर सकते हो, तो ये राइट भी ले लो ना कि गुजारा भत्ता आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। औरतें मरती मर गई, शाबानो का केस हम भूलते नहीं है, मरते मर गई वो कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए तब लड़ी थी जब तो क्या अमेनिटीज थी। आज तो सरकार आपके साथ खड़ी है, कोर्ट आपके साथ खड़ा है और हम जैसी बहनें, आप जैसे भाई आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल शरिया का जिक्र हुआ। अब यहां सवाल उठता है, इमरान प्रतापगढ़ी को तो मान लिया नेता, देश के गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य के मुस्लिम कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने, क्या अब आप निगत अब्बास को भी अपनी नेता मानेंगे? कांग्रेस ने तो उनको टीवी डिबेट में बिठा दिया कल। भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी एंट्री लेता है तो उसे अगर आप वॉशिंग मशीन कहते हो कि वॉशिंग मशीन में जाने के बाद में वो धुल गया, तो भाजपा में जो जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता, ये भाजपा के ऊपर आरोप लगाते रहते और आरोप में सच्चाई है। तो क्या कोई कट्टरपंथी, मुस्लिम द्वेषी, मुसलमानों को हड़काने वाला, नफरती चिंटू भाजपा में से कांग्रेस में आ जाएगा तो क्या वो सेक्युलर बन जाएगा? क्या वो सर्वधर्म संभाव में मानेगा? जरूरत के मुताबिक कोई एक व्यक्ति अपना दल बदलता है तो क्या उसकी विचारधारा बदल जाती है? ये सवाल जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने आएगा, खासकर गुजरात के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के मुस्लिम कार्यकर्ता या राजस्थान के मुस्लिम कार्यकर्ता, वो जवाब क्या देंगे? अवाम को क्या बताओगे आप? ये बताओगे कि हमारे यहाँ आने के बाद वो दूध की धुली हो गई, वॉशिंग मशीन में डाल दी, हमने उसको मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दी, मौलाना ने उसको माइंड वॉश कर लिया, शैतान ने उसको बहका दिया था, वो भाजपा में रही थी और अभी अच्छी हो गई। ये राजनीति है, यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। जो कांग्रेस के चिन्ह पे, कांग्रेस के सिंबल के ऊपर विधायक बनते हैं, काउंसिलर बनते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, उनको ये अपने समाज में ये जवाब देना पड़ेगा कि निगत अब्बास साहब आपकी नेता है या नहीं है। जिन्हें महिलाओं को सीए एनआरसी में धरने में बैठी महिलाओं के बारे में जिसने गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसने मदरसों के बारे में, जिसने आलिमों के बारे में, जिसने मुस्लिम महिलाओं के बारे में गलत बयानी की थी, वो महिला अब सेक्युलर कैसे होगी? तो कांग्रेस में अगर ऐसे लोग आते हैं तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती क्यों है? क्या कांग्रेस को मालूम नहीं है कि ऐसे नेताओं की वजह से इनके जो मुस्लिम कार्यकर्ता 50-50, 40-40 साल से पार्टी में किसी भी चीज की उम्मीद के बगैर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी? वो अपने समाज में क्या जवाब देंगे? गुजरात में कई बच्चे ऐसे हैं जो आज 50 साल 55 साल के हो गए, जो बच्चे थे, युवा थे, 20 साल 25 साल के थे, कांग्रेस ज्वाइन की थी, अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। 30 साल से यहाँ पर भाजपा है, भाजपा का शासन है। तो ये गुजरात में, खासकर जैसे मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ, गुजरात के मुसलमानों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जैसे भाजपा में आने के बाद में कोई भ्रष्टाचारी सदाचारी नहीं हो जाता, इसी तरीके से कांग्रेस में आने के बाद में कोई कट्टरवादी, कोई नफरती चिंटू सेक्युलर नहीं बनता। और ये कांग्रेस जानबूझकर कर रही है। क्यों जानबूझकर कर रही है? मेरा विश्लेषण ये कहता है कि कांग्रेस को समझ में एक चीज़ आ गई है कि हिंदू वोट उसको तभी मिलेंगे कि जब वो मुसलमानों से पल्ला झाड़ेगी। और मुसलमान पल्ला कब झाड़ेंगे?
कि जब ऐसे लोग पैराशूट नेता इमरान प्रतापगढ़ी जैसे और नफरती चिंटू निगत अब्बास जैसे, वो सिर्फ निगत अब्बास तो सिर्फ नाम से मुस्लिम है, इस्लाम से उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे मुस्लिम नाम पर, मुस्लिम नेता के नाम पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं के माथे पर थोप दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता पार्टी से दूरी बनाएंगे, और जब दूरी बन जाएगी तो उसके बाद में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला होगा एक कट्टर हिंदू कौन, क्योंकि सत्ता के लिए तो आपको 85% हिंदुओं के वोट चाहिए, तब जाके सत्ता आएगी। मोहब्बत की दुकान के बारे में जिसने अनाप शनाप बोला था कि मोहब्बत की दुकान तुम चला रहे हो, राहुल गांधी के बारे में जिसने बोला था, उसी निगत अब्बास को राहुल गांधी के आशीर्वाद से आज कांग्रेस पक्ष में एंट्री मिली है। दूसरी घटना बनी, दूसरी घटना हुई है आज दिल्ली में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया। मैनिफेस्टो का अध्ययन किया, वहां पर 67 नंबर पर, 67 नंबर पर मुस्लिमों के लिए एक लाइन उन्होंने डिक्लेयर की है। क्या लिखा है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार के द्वारा 15 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये मुसलमानों के लिए एक वादा कांग्रेस का दिल्ली में है। अब दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, 5 तारीख को वहां पे मतदान होना है, 8 तारीख को वहां पे मतगणना होनी है। दिल्ली के मुसलमान, अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो मैं आपके लिए कुछ खास बातें रख रहा हूं। दिल्ली के अंदर समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सलाह दी है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ना लड़े। ममता बनर्जी ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के कोई चांस नहीं है, ये कांग्रेस को भी मालूम है, कांग्रेस के नेताओं को मालूम है, सभी को मालूम है, देश में सबको मालूम है। अगर वहां पे सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी की या तो फिर भाजपा की। तो अब कांग्रेस वहां भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दिल्ली में सरकार किसी की भी बने, लेकिन भाजपा की तो ना बननी चाहिए, ये देश का हर मुसलमान चाहता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है और वादा ये कर रही है कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में जो 15 बिंदु का कार्यक्रम था उसका अमल हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी सरकार बनेगी तब करोगे, नहीं बनेगी तो बात अलग है। लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, आपकी सरकार तेलंगाना में है, आपका मुख्यमंत्री तो कर्नाटक में भी बैठा हुआ है। क्या आपने सच्चर कमेटी के 15 बिंदुओं का जो कार्यक्रम है उसे कर्नाटक में अमल में लाए? तेलंगाना में आपने क्या अमल में लाने की कोशिश की? या हिमाचल प्रदेश में आप सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो 15 बिंदु का कार्यक्रम सामने आया है, क्या उसे लागू करने की कोशिश की? नहीं की। तब दिल्ली में सरकार आपकी बन जाए तो आप मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का अमल करोगे? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है। 2006 30 नवंबर के रोज सच्चर कमेटी का रिपोर्ट लोकसभा के सदन में टेबल हुआ था, यानी टेबल में रखा गया था। 2006 के बाद 2009 का चुनाव कांग्रेस ने जीता कि नहीं जीता? 5 साल कांग्रेस की सरकार रही कि नहीं रही? सेंट्रल में यूनियन कैबिनेट में कांग्रेस का प्रधानमंत्री है। 2006 को रिपोर्ट आ जाता है। 2006 से लेकर 2014 तक राहुल गांधी आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस के मंत्री क्या कर रहे थे? तो जो कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सत्ता होते हुए भी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट और उसकी जो 15 बिंदु का जो कार्यक्रम सूचित किया था उसका अमल क्यों नहीं किया?
तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि अब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम सच्चर कमेटी का जो उसके 15 बिंदु का कार्यक्रम है उसको अमल में लाएंगे। जब आपकी सरकार जहां है वहां पे आप अमल में नहीं ला रहे हो, आपकी केंद्र में सरकार रही, आपने वहां पे भी अमल में नहीं लाए। और यहां पे एक खुलासा मैं और करता चलूं, मैंने मेरी लाइफ में कभी भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। मेरी राजनीति हमेशा मेरे समाज के साथ है। जहां जहां पर भी मुसलमान कैंडिडेट को मेरी जरूरत पड़ी है वहां मैं गया हूं। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए मैंने काम किया है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव लालू जी की पार्टी आरजेडी के लिए मैंने काम किया है। और गुजरात में होते हुए भी कांग्रेस ने कभी भी चुनाव के अंदर मेरी मदद नहीं ली, न तो मुझसे कोई सजेशन लिया। यहां तक कि गुजरात के हालात क्या है, गुजरात में 17 विधायक कांग्रेस के चुन के आए थे 2022 में और 156 आए थे भाजपा के। आज भाजपा के विधायक 162 है, तो ये 6 विधायक बढ़ कैसे गए। गुजरात में 2022 के अंदर भाजपा जो सीट नहीं जीत पाती थी वहां पे अपना कैंडिडेट कांग्रेस के सिंबल को उतारा और उसने चुनाव जीत लिया। मिसाल के तौर पे खंभात की सीट, तो जहां पे भाजपा में से आए हुए को टिकट दिया और कांग्रेस के सिंबल पर उसने चुनाव जीता, 1 साल के बाद में वो उम्मीदवार वापस भाजपा में चला गया। तो 156 से 162 हो गए इसी तरीके से। तो गुजरात का जहां तक मामला है, भाजपा और कांग्रेस साथ में मिलकर काम करते ये बार बार देखने को मिला है। और अब सेंट्रल लेवल पर निगत अब्बास जैसे को अगर मुस्लिम कार्यकर्ताओं के माथे पर मार रहे हैं, तब कांग्रेस के गुजरात के जितने भी मुस्लिम कार्यकर्ता है, राजस्थान के मुस्लिम कार्यकर्ता है, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता है, उनको आगाह होना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी मैंने कभी ज्वाइन नहीं की, ना मैंने कभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, न कभी न मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, ना कभी मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि जहां पे भी कोई दोस्त अगर चुनाव लड़ रहा है और भाजपा के सामने लड़ने वाला कोई भी, उसकी मैं मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। यानी आम आदमी पार्टी की वकालत में दिल्ली में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है तो वहां पे भाजपा की सरकार बन रही है। तो हमको ये देखना है कि भाजपा की सरकार या भाजपा की सीट बढ़नी नहीं चाहिए। तो जब कांग्रेस चुनाव सर पर है उसी वक्त में मुस्लिमों को ठेंगा दिखाते हुए निगत अब्बास जैसी मुस्लिम द्वेषी, इस्लामोफोबिया से पीड़ित महिला को कांग्रेस में अगर लेकर आते हैं, तो आज जिन राज्यों में कांग्रेस के सिवा मुस्लिमों के पास अन्य कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है, उनके लिए सोचने का सही समय है कि अब आने वाले समय में हमको किसी और पार्टी की ज़रूरत महसूस होगी। और कांग्रेस से अब जो कांग्रेस ऐसे राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में मृत्युशैया पर है, वहाँ पर अब उसको दफन कर दिया जाए और किसी और पार्टी के साथ में मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ाई जाए। एक बार फिर से आप निगत अब्बास का वीडियो देखिए और सोचिए, क्या ये मुस्लिमों की नेता हो सकती है? क्या इसे मुस्लिमों के मुद्दों पर बोलने की ज़रूरत होनी चाहिए? क्या इसको हम सुनेंगे? वो तो बोलेगी। कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया है तो वो तो बोलेगी। क्या हमें उसका समर्थन करने की ज़रूरत है? एक बार फिर से सोचिए। खासकर गुजरात के मुसलमानों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप 17 में से जब 5 सीटें मुस्लिमों के नाम पर मुस्लिम वोट से कांग्रेस को जिता देते हो और वही उम्मीदवार भाजपा में वापस जाते हैं, तो आपके वोट की कीमत क्या है? इसी गुजरात में मुस्लिम बहुल 2 सीटें, एक बड़गाम और एक दाणी लिमड़ा, जहां पर मुस्लिम विधायक होना चाहिए, आसानी से वहां पर मुस्लिम विधायक चुन के आ सकता है, ऐसी 2 विधानसभाओं में सीमांकन के नाम पे, रोटेशन के नाम पे उसे आरक्षित कर दिया गया। तब कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस को अगर मुस्लिम राजनीति की, मुस्लिम लीडरशिप की
चिंता होती तो क्या वो सीमांकन के वक्त और रोटेशन के मर्तबा ऑब्जेक्शन लेती या नहीं लेती। यानी दलितों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि गुजरात में कांग्रेस दलितों के हिस्से में जो सीट जानी चाहिए वो हिस्सा मुसलमानों से निकाल कर दे रही है। यानी एक तरीके से कांग्रेस दलित और मुस्लिम राजनीति दोनों को खत्म करने का काम गुजरात में कर रही है। और जब निगत अब्बास जैसी महिला कांग्रेस में आ जाती है तब हमको सवाल राहुल गांधी पर भी उठाना लाजमी बनता है, गांधी फैमिली पर भी, क्योंकि दिल्ली में एआईसीसी के हेडक्वार्टर में कोई नेता एंट्री लेता है तो उसकी जानकारी अगर राहुल गांधी को नहीं है तो उनको पार्टी के नेता या लोक नेता बनने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि उनको सब कुछ मालूम है, फिर भी उन्होंने उसको एंट्री दिया। तो बरसों से गुजरात में जो मुस्लिम कार्यकर्ता 50-50 साल से वेट कर रहे हैं, लाइन में है, वो जहाँ जस के तस वहीं के वहीं, और कल ये निगत अब्बास कांग्रेस के लीडर बनकर गुजरात में आएगी तो यही मुस्लिम कार्यकर्ता उसके आगे मुजरा करते हुए दिखाई देंगे। अगर ये स्थिति को टालना है और हमको फिर से मुस्लिम राजनीति को केंद्र में लाना है तो एक बार फिर से कांग्रेस को छोड़कर कोई अन्य विकल्प पर हमको सोचना पड़ेगा। और ये सोचना जो है ये हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। मैं हूँ सलीम हाफिज़ी, अहमदाबाद से। जय हिंद।